वेलकम व्यूअर्स। आज हमारे साथ राइजिंग कैपिटल शो में जो मेहमान हैं वो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए ना सिर्फ एक उस्ताद हैं बल्कि एक शायर हैं, ना सिर्फ एक ड्रामा निगार हैं बल्कि एक मुहक्किक भी हैं। तो हम वेलकम करते हैं अपने मारूफ शायर और मुहक्किक उस्ताद डॉक्टर ताहिर शहीद को। तो वेलकम ताहिर शहीद टू आवर शो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी हैं आप? बिल्कुल, आपको सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद ये करूं कि आपने आज हमारे इस राइजिंग कैपिटल में आके हमें एजाज़ बख्शा, क्योंकि आपका नाम तो हम बहुत देर से सुन रहे हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर और मुख्तलिफ़ मुशायरों में। हमें यहाँ पे भी आपको देखने का मौका मिला और सुनने का भी मौका मिला। तो आज हमारे यहाँ राइजिंग कैपिटल में आप तशरीफ़ लाए हैं और हमारे नाजरीन को आपके बारे में मज़ीद पता चलेगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपका, मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है आपके बारे में, आप एक बहुत मल्टी डायमेंशनल बंदे हैं। आपके बहुत से परत हैं, यानी कि जैसे प्याज को खोलें तो उसके अंदर परतें निकलती आती हैं। तो आपके हवाले से मैं यही समझूंगी कि आपने बहुत 5, मेरा जहाँ तक इल्म है 4-5 आपने मास्टर्स किए हैं, 5 गालिबन मास्टर्स किए हैं। और वो एक बड़ी ही यूनिक चीज़ है जो कि मैं समझती हूँ, मैं समझती थी मैंने ही किया है, लेकिन मेरे अलावा बहुत से और लोगों ने, अगर ये राइटर्स ने ये किया हुआ है तो उसके अंदर एक बहुत ही पुख्ता और माशरे को मज़ीद समझने की सलाहियत होती है। तो इसके बारे में मुझे आपसे पहला सवाल ये करना है कि वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको शायरी की तरफ रजू किया? देखिए, शायरी की जानिब राग़िब होने की बुनियादी वजह, अगर मैं माजी की तरफ जाऊं और माजी के औराक पलटूं, तो मैं एक ऐसा खामोश तबा बच्चा था कि जिसको बचपन से खिलौनों से ज़्यादा किताब से मोहब्बत थी। ठीक है। हालांकि अगर मैं अपना पस मंज़र में देखूं तो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने पढ़ाने का कोई शौक़ मुझे नज़र नहीं आता, सिवाय मेरे मामू के कि वो बहुत शौक़ से किताबें पढ़ा करते थे। इसके अलावा अगर मैं देखूं पलट कर तो और ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बचपन से यूँ होता कि हमारे घर के करीब एक लाइब्रेरी थी। सो मुझे जो पॉकेट मनी मिला करती थी उससे, उस एज में कि जब बच्चे, प्रेप का बच्चा, 1 क्लास का बच्चा, केजी का बच्चा, कि टूटी फूटी उर्दू अभी वो लिखना शुरू हो रहे हैं, बोलना शुरू हो रहे हैं, उर्दू तभी से मेरे अंदर थी। वो तभी से मौसीकी, शायरी, अदब मेरे अंदर मौजूद था कि जब मैंने पहला जुमला, मेरे मिस ने कहा मौसम के ऊपर जुमला बनाना है, एक जुमला लिखना है, तो मैंने जुमला लिखा था। रफ़ी साहब का गाना सुना था, आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो उन्होंने घर वालों को बुला के दिखाया था कि जी आपका बच्चा ये लिख रहा है, गाना लिख के दिखा रहा है। तो मैंने टार्ज़न की कहानियां पढ़ना शुरू की उस अहद में, उम्र अय्यार की कहानियां पढ़ना शुरू की, अंबर नाग मारिया की कहानियां पढ़नी शुरू की, फिर उसके बाद इश्तियाक अहमद की महमूद फारूक फरजाना, फिर उसके बाद इमरान सीरीज। तो 8वीं तक पहुंचते पहुंचते ये सारा कुछ जो था वो मैं पढ़ चुका हुआ था। अब उसके बाद फिर उस अदब की बारी आ गई जो हमारे पाकिस्तान का नुमाइंदा अदब है। ये तो आप बड़े हो चुके होंगे। जी हाँ, मतलब 9वीं 10वीं का तालिब इल्म जो है उसके अंदर इतनी मेच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, और फिर अदब आपको वक्त से बहुत पहले ज़हनी तौर पे बालिग कर देता है। बिल्कुल, ये बड़ा फर्क होता है। सो तब वो किताबें शुरू हुई जब मैंने जनाब अहमद नदीम कासमी को पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने कुदरतुल्लाह शाहाब को पढ़ा, फिर मेरे पसंदीदा तरीन मुमताज़ मुफ्ती उनको पढ़ा, फिर अशफाक अहमद को पढ़ा, बानो कुदसिया को पढ़ा, फिर गुलाम अब्बास को पढ़ा, फिर सादत हसन मंटो को पढ़ा, यानी जितने हमारे नसर निगार थे, अब्दुल्ला हुसैन था, उसको पढ़ा। यानी आपने ये ऐसी यूनिवर्सिटीज के नाम ले लिए, इन लोगों के जिनके नाम ले लिए हैं, ये वो शख्सियत में एक मुकम्मल जहान के अलावा वो बल्कि गुज़श्ता जहानों को भी अपने अंदर समेट के, और आइंदा आने वाले की भी उन्होंने रखते हैं। तो उसके साथ साथ ये हुआ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में पहुंचा तो ये सारा अदब तो मैं पढ़ चुका था। अब मेरे लिए खुश नसीबी ये थी कि वो जो लाइब्रेरी का मालिक था वो खुद एनसीए का पढ़ने वाला एक था और उसे शौक था और वो किताबें ला के रखता था, सब कॉन्टिनेंट का जितना लिटरेचर था। फिर मेरे सामने उसका एक्सपोजर हुआ। फिर मैंने अमृता प्रीतम को पढ़ा, मैंने फिर बलवंत गार्गी को पढ़ा, फिर मैंने रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा, फिर राजेंद्र सिंह बेदी को पढ़ा, फिर मैंने इस बलवंत सिंह को पढ़ा। ये सारे पढ़ने के बाद उसने रशियन लिटरेचर रखा हुआ था, उसमें फिर दस्तोयेव्स्की को पढ़ा, चेखोव को पढ़ा, मोप्सा को पढ़ा, चेकोस्लोवाकिया से टॉल्स्टॉय को पढ़ा, फिर मैंने फ्रांस से सार्तर को पढ़ा। इन सारे अदीबों को पढ़ने के बाद वो मेरे पे जिंदगी की बड़ी बड़ी बुनियादी चीजें अयां होती चली गईं कि जो शायद मैं अपनी उम्र भर। ये कौन सा दौर था? ये आप कह लीजिए कि अभी मैं ग्रेजुएशन तक पहुंचा हूंगा। ठीक है। तो ये सारी की सारी किताबें, और मेरा पढ़ने का अंदाज ये होता था कि वालदा चूंकि इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो घर में ज्यादातर वक्त वाले सब तो काम पे गए होते थे, जॉब पे गए होते थे। शाम को जब आते थे तो दिन भर मैं क्या करता था, किताब के अंदर नावल रखता था
उसे पढ़ता ये रहता मेरे था। ख्याल में मैं भी यही करती थी। अब हम उस शहर के बच्चे हैं जो कि अम्मी ये सब अम्मी कहती थी ओए मेरा पुत जी बहुत बिल्कुल। पढ़ रहा है, दूध ला के दे रही है, फलां चीज ला के दे रही है, मुझे उन्हें नहीं मालूम पता है। पुत की कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, अब इतना पढ़ने के बाद जब मैट्रिक में नंबर अच्छे नहीं आए, क्या पढ़ता थे बहुत सी होया पता नहीं की है। तो उस वक्त जो था वाले साहब ने थोड़ा सा डांट डपट की, उन्होंने कहा कि यार कुछ हया करो, कुछ ध्यान करो तो अपनी स्टडी की तरफ। उन्हें थोड़ा सा शक गुजरा कि शायद, फिर मैंने उनसे ज़रा थोड़ा सा और कॉन्शियस हो गया कि उस टाइम पे ना नावल कहीं नज़र आ जाए। अब जब मैंने एफएससी की, वो जनरल साइंस में की। अब उन्हें अच्छा। कहा कि तुमने करनी है एफएससी, नई नई जनरल हमारे साइंस की जमाने हुई में थी। डॉक्टर इंजीनियर बनाने का यही ही दो शौक तसव्वुर था। थे कि उन्होंने बिल्कुल, कहा कि parents तुमने के। इंजीनियर बनना है, ठीक है। या अब दो सूरतें थी। मैंने जब एफएससी कर ली, रिजल्ट आने वाला था, तो अब्बा जी ने कहा कि भाई तुम्हें मैंने भेजना है यूईटी में, तेरे नंबर आने चाहिए। मैंने कहा नहीं जी, मेरी वो एफएससी नहीं है जिससे यूईटी में एडमिशन मिलता है। फिर एक दफा वो डांट वाला मरहला वो मुकम्मल हुआ, तो कहने लगे चलो फिर अब बीएससी करो। फिर मैंने बीएससी डबल मैथ्स स्टैट्स के साथ किया। मैं साइंसेस का तालिब इल्म था। ठीक है। अब लिटरेचर की तरफ मेरा आना अब यूं ये हुआ। मेरे लिए एक बड़ी अजीब सी बात है, डबल मैथ्स। मैं वो लोग जो कि साइंस और फिर मैथ्स में कि जो माहिर हों या उसका स्टूडेंट हो, वो तालिब इल्म शायरी की तरफ अगर आता है तो ये बहुत डिफरेंट बात है। मुझे अब यूँ, मैं अगर पीछे आपके जो आपने जवाब दिया, जो आप बात कर रहे थे, उसकी तरफ अगर मैं दोबारा से जाऊं तो मुझे यूँ लगता है कि वो जो टॉल्स्टॉय का आपने जिक्र किया, और वो जो आपके अंदर, आपकी दिमाग की पिच के अंदर जो चीज़ रह गई, तो वो फिर आपके अंदर दोबारा से वो उभर के बाहर चीज़ें आई और उन्होंने आपको राग़िब किया कि आपने इतने मास्टर्स किए देखिए और मैं सब कुछ बताता किया। हूँ, मैं एक आइंस्टाइन की एक बड़ी मारूफ एक जुमला है, उसकी बात है जी। कि फ्रांस काफ्का की तहरीरें दिमाग पे खराशें डाल देती हैं। बिल्कुल। ठीक। सो मैथ्स जो है ना, आपको साइंस जो है आपके जहन को बहुत तेज कर देती है, शार्प कर देती है। बिल्कुल। उससे आपको चीज़ों को समझने की अहलियत बहुत बढ़ जाती है। और ये तसव्वुर गलत है कि आप शुरू से अगर आपने आर्ट्स को पढ़ा है तभी आप आर्ट्स की तरफ आ सकते हैं। अब यकीन मानिए कि ज़्यादातर वो आपको अदब में आगे लोग नजर आएंगे जिनका या साइंसेस से ताल्लुक है, ये मैं या समझ इवन सकती इंग्लिश हूँ। लिटरेचर से ताल्लुक है। बिल्कुल, मैं ये समझ उर्दू सकती हूँ। अदब से ताल्लुक होने के बाद उर्दू अदब में जो बहुत बड़े नाम हुए हैं वो बहुत गिनती के हैं। लेकिन उसकी वजह, मैं अगर थोड़ा सा मैं आपकी बात को ये बिल्कुल यूँ लेके चलूँ कि साइंस की अगर आपने बात की है तो उसमें चूँकि साइंसेस जो हैं वो आपको नेचर के बारे में, चूँकि शायरी भी नेचर की बात करती है और दिलों की बात और जज्बात की बात करती है, और साइंस भी आपको इंसानों से और नेचर से करीब रखती है। और जहाँ तक आपने दूसरी बात की कि फ्यूचर की प्रेडिक्शंस, और मैं तो समझती हूँ गालिब को आप देखते हैं कि गालिब को अगर हम लें तो गालिब ने हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, उस हवाले से लें तो वो भी एक साइंटिफिक बात है कि उन्होंने ये कहा कि सितारे जो हमें नज़र आते हैं ये वो नहीं है जो हमें नज़र आते हैं, ये सैयारे या ये दुनिया जो कुछ नज़र आती है वो नहीं है वो। लेकिन इसकी प्रेडिक्शन एक शायर भी करता है और एक अदीब भी करता है। शायरी या आर्ट जो है या आर्ट्स जो है, ये सारे जब तक ख्याल की रॉ को आगे नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त तक साइंटिफिक बुनियादों पे उसके लिए कोई नया रास्ता मुतय्यन नहीं हो पाता है। यूं है तो मुझे साइंस के तालिब इल्म होने के नाते फिर एक और चीज़ थी, वाले साहब ने कहा कि अब तुमने जब बीएससी हो गई कि एमएससी मैथ्स करनी है या तुमने एमबीए करना है। उसका एक बड़ा बुनियादी सबब ये था कि हमारे यहाँ अगर आप गौर करें तो आर्ट्स में जॉब के इम्कानात कम है। बिल्कुल। या अगर है तो उसकी इतनी अर्निंग नहीं होती कि एक अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारी जाए। आजकल दौर कुछ चेंज हो गया। अब अगर आप 10-15 साल पीछे चले जाइए तो तब ऐसा हालात ये नहीं थे। सूरत हाल तकरीबन यूं ही थी। अब भी मैं समझता हूँ कि इतना को बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन फर्क आ गया हुआ है। उसमें मुझे अशफाक साहब की एक बात याद थी, उन्होंने कहा था, वो मुझे इस जानिब लाने वालों में है, उन्होंने मुझे ये कहा था कि कहते देखो जो शख्स जिस शोबे में अपने मुकम्मल सलाहियत रखता है ना, कुदरत उसके लिए बड़े रास्ते बनाती है। बिल्कुल। और यूं ही हुआ, मुझे वाले साहब की बात को भी भरम रखना था, सो मैंने एमबीए भी किया। बिल्कुल। साथ साथ मेरा शौक था कि फर्स्ट ईयर में था जब मुझे मेरे उस्ताद साहब थे जो ले गए रेडियो, कहने लगे तुम ऑडिशन दो। मैं तकारीर वगैरह किया करता था, कहने लगे कि तुम जाओ तुम ऑडिशन दो। मैंने कहा सर मुझे तो जानते ही कोई नहीं है, मैं फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म, कहाँ किसी की कोई सुनेगा। वो मुझे साथ ले गया, वो कहते चलो। अब वहाँ जाके मेरा ऑडिशन दिलवाया,
मुझे एक प्रोग्राम मिल गया, मैंने प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। वाह जी वाह, ये अब तो वो मुख्तलिफ शायर, वो शायरों से मेरा जो ये तो आप बहुत ताल्लुक बड़ी था, दरसगाह में पहुंच गए। जी, क्योंकि बेशक। रेडियो पाकिस्तान उस ज़माने का जब आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे ना सिर्फ देखें उस वक्त एक, आप ये दिमाग में नाजरीन ये ज़रूर रखिए कि ये उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब एक चैनल था पाकिस्तान में जो कि PTV था, और उसके बाद फिर बेशुमार, और दूसरा हमारे पास अदारा था पाकिस्तान टेलीविज़न, और ये उस दौर की बात है। और वहाँ पे तमाम शायर, अदीब, लिखने वाले, पढ़ने वाले और साइंटिफिक जितने भी नॉलेज के डेलीगेट्स आते थे, वो सब बैन अक़वामी शायर या जो कुछ भी होते थे, मुशायरे या डेक्लेमेशंस जो कुछ भी होते थे, वो सब के सब मुज़ाकरे, वो सब PTV पे और फिर रेडियो पाकिस्तान में ही हुआ करते थे। और वहाँ पे अगर आप इस यंग एज में चले गए तो समझें कि आप तो ट्रेनिंग शुरू हो बहुत जाती है। जी बिल्कुल। वो उससे ये हुआ कि मेरा अंदर जो वो इतना सारा कुछ इकट्ठा होता चला जा रहा था, अदब पढ़ पढ़ के वो अंदर खुद ब खुद एक तो रुझान भी था, ऊपर से फिर इतना सारा कुछ पढ़ लिया था, तो वो तख्लीक इजहार मांग रही थी। मैंने लिखना शुरू कर दिया। जो लिखने की जानिब आया वो इस तरह में लिखने की जानिब आया। अब लिखने में मैंने सारा कुछ ही लिखा है, अफसाने भी लिखे हैं, नावल भी लिखे हैं। आपने अपना पहला सबसे पहली जो तहरीर आपकी थी वो किस फॉर्म में आई और वो कौन सी तहरीर? मैंने अफसाने की शक्ल में थी और वो माँ के उन्वान से। वो मेरा, मैं अभी 3rd ईयर में था जब मैंने पहला अफसाना माँ के हवाले से। वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और नाज़रीन, ये बड़ी एक ताहिर शहीर की एक बहुत, सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सा इनको पढ़ा भी है और सुना भी है, और जो इनकी शायरी की सबसे बड़ी खसूसियत मुझे नज़र आती है वो ये कि ये जज्बों के शायर हैं। हालांकि मैं समझती हूँ कि आजकल ये हस्बे हाल के साथ मुंसलिक हैं। जो अजीज़ी दुनिया चैनल पे एक शो चलता है जिसमें अजीज़ी साहब के जो वो बोलते हैं, वो मकालमे हैं या वो जो उनका शेरी, हमारी शायरी, हमारी ऑफ बीट, हमारी कवाली, हमारा शेरी टाकरा जी, या ये जितने नज़्म की सूरत में वो शायरी, सब उसके पीछे दिमाग इनका होता है, तहरीर इनकी होती है। और मैं समझती हूँ वो शख्स जो ये करता है, ये इससे पहले एक सीरियस चीज़ें लिखते थे। हाँ। और ये इनको खुद भी मालूम था। अब हम इनसे पता करेंगे और मालूम करेंगे कि ये क्यों कर हुआ कि वो एक शरीर बच्चा अंदर मौजूद था जो कि माशरती वो चीज़ों को समझता था, और वो इसका इजहार उसने क्यों समझा कि मैं फ़न की इस ऐसी तंज़ो मिज़ाज के फॉर्म में मैं इसको आगे पेश करूँ। अब यहाँ मैं ये समझता हूँ कि हर वो अदीब, चाहे वो जितना मर्जी संजीदा से संजीदा लिखने वाला है जी, संजीदा से संजीदा शेर कहने वाला है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मिजाज निगार मौजूद होता है। वो मज़ा उसके रगों में दौड़ रहा होता है, वरना वो संजीदा बात कर ही नहीं सकता। मुझे याद आया अभी आपने, और संजीदगी भी इसी तरह होती है, वरना मज़ाक की बात कर ही नहीं सकता। आपको अगर याद हो, अहमद फराज साहब ने भी वो कुंडी, क्या है वो शेर के, मैं कुंडी वाला कुछ एक शेर है, वो भी उन्होंने भी, अहमद फराज ने भी बहुत, ये गालिबन लोगों के लिए ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि इजहार करे, नहीं, मेरा ये नुक्ता नजर मुख्तलिफ है। उन्होंने भी मज़ाहिया संजीदा शायरी करे, नहीं, एक शेर भी उसका मज़ाक की तरफ ना हो। इसके बावजूद अदीब उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर हिस्से मज़ा मौजूद नहीं है। बिल्कुल, ये तो आप समझते हैं। बिल्कुल, संजीदा शायरी मेरी जो थी वो चूंकि ज़माना तालिब इल्मी में जैसे मोहब्बत के मौज़ूआत पे शेर कहे जाते हैं, वहीं से आगाज हुआ, वहीं से आपकी पहली किताब जो आई वो संजीदा शायरी पे थी। संजीदा शायरी पे थी, जीत बुरी लगती है। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत। ये अभी मैं मास्टर्स में था, गवर्नमेंट कॉलेज से मैं एमए उर्दू कर रहा था। ये 98 की बात है, 98 में मेरी पहली किताब आई। उस वक्त मैं एमए में था, तो ज़माना तालिब इल्मी से ही शोहरत मिल गई इस हवाले से खासी। ये बड़ी बहुत बड़ी बात होती है। मेरे इर्द गिर्द मेरे जो बाकी कॉलेज के लोग थे वो पसंद करते थे, मेरे असातिज़ा सराहते थे, उनकी बड़ी हौसला अफजाई हो जाती थी इस बुनियाद से। सो वो मुख्तलिफ मौज़ूआत, मोहब्बत के ज़्यादातर उस अहद में मौज़ूआत जैसे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुआशरती मौज़ूआत जो थे उनका भी बयान किया। मोहब्बत और शायरी ये अलग नहीं की जा सकती। हाँ, ये तो वो है ना, खोली है खिड़की हवाए खुशखाब के लिए कि लम्हा मोहब्बत की गिरफ्त में दोबारा हूँ। For a happy living, improve your credit today. Best credit repair services around. Exercise your legal rights. Fix your credit today. We have the expertise and knowledge to bring your good credit back. We offer 100% satisfaction and money back guarantee. Free initial consultation. Please call Asad Khan 1-800-691-0190 or visit our website www.creditfixedu.com.
अब खुशियों को करें दुबाला बीटेल यूएसए के साथ। पाकिस्तान बात करें पूरे 1000 मिनट्स, वो भी सिर्फ 34.99 में। यही नहीं, इंडिया समेत 70 से ज्यादा ममालिक में कॉल करें, ऐप टू ऐप बिल्कुल फ्री। इसके अलावा यूएसए एंड कनाडा लैंडलाइन सिर्फ 999 पर मंथ, कॉलिंग कार्ड और पिनलेस सर्विस भी। मींस अपनों की खुशियां हैं आपके दर पर, बेस्ट क्वालिटी एंड प्राइस की गारंटी के साथ। कीप टॉकिंग, बी हैप्पी, बीटेल यूएसए। शान से मिले बॉम्बे बिरयानी का असल रिवायती जायका। शान, खुशियां चख लो। शान से मिले अचार गोश्त का असल रिवायती जायका। शान, खुशियां चख लो। शान से मिले चिकन टिक्के का असल रिवायती जायका। शान, खुशियां चख लो। शान से मिले शाही हलीम का असल रिवायती जायका। शान, खुशियां चख लो। शान से मिले कोरबे का असल रिवायती जायका। शान, खुशियां चख लो। तो अब मैं आपको अपनी मोहब्बत के हवाले से बिल्कुल, अब मैं आपसे सुनाता हूं। चाहूंगी, लेकिन मैं इससे पहले एक आपसे बात करूं कि आपकी दूसरी किताब जो मैंने जो पढ़ी है वो किताब है वो तो मेरी कोशिश होगी कि आप उसमें से कुछ मैं सुनाएं। उसी में से, ये मैंने देखिए आपके कहे बगैर मेरे ज़हन में भी ये आया कि मोहब्बत के मौजू पे एक नज़्म जो मुझे पसंद है। जी जरूर इरशाद। वैसे तो उससे पहले जैसे शायरों की आदत होती है तो दो शेर में और अर्ज कर दूं। जरूर, हम हो सकता है लुत्फ नहीं आता ना, मैं समझती कि हूँ। एक नज़्म है जो छोटी सी नज़्म है लेकिन हो सकता है आपको तवील लगे। ये आमतौर पर नहीं, शायर नहीं। कहते हैं, नहीं शायर मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और दो चार शेर जैसे सुनाते हैं जरूर, तो जी जरूर। कौन ऐसा है जब कर्ब संभाले मेरे, वाह, कौन ऐसा है जो अब कर्ब संभाले मेरे, वाह, अब भी जीने के हैं अंदाज निराले मेरे। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। वो जो दुश्मन है तो फिर जख्म नया दे कोई, वाह जी वाह, बहुत अच्छे। वो जो दुश्मन है तो फिर जख्म नया दे कोई, वो जो मेरा है तो फिर ऐब छुपा ले मेरे। बहुत अच्छे। दश्त आंखों में अजाबों की तरह उतरा है, रोज पलकों से कोई ख्वाब चुरा वाह ले वाह मेरे। वाह, बहुत अच्छा। और अब मेरे जिक्र पे मौजू ही बदल देता है, वाह, अब मेरे जिक्र पे मौजू मौजू ही ही बदल बदल देता देता है, है। वो जो हर बात पे देता था हवाले वाले मेरे। मेरे, वाह जी और वाह, देख एक लफ्ज भी उसको नहीं कहना ताहिर, वाह, जितने दरजात गिराने गिरा ले मेरे। वाह जी वाह, तो बहुत एक नज़्म, अच्छा, बहुत। अब उसके बाद एक नज़्म जरूर के प्लीज, जीवन लम्स। ये प्रोग्राम आपके लिए है जी, बहुत और शुक्रिया, हमारा बहुत ये शुक्रिया। सारा ये होगा कि हम नाजरीन आपको इनसे ज्यादा से ज्यादा कलाम सुनाएं, क्योंकि ये ताहिर शहीद साहब की एक दूसरा पर्त है, वो बाद में खोलेंगे, लेकिन मोहब्बत इनका एक ऐसा मौजू है जो कि हम सबका मौजू है और हम कोशिश करेंगे मैं कि ज्यादातर मजाक की जी बिल्कुल, ही चीजें, चूंकि लिखा ही ज्यादा मजाक में है वही सुनाता हूँ, लेकिन ये संजीदा जो पहले लिखा था तो उस अहद को भी बिल्कुल, याद कर रहा हूँ तो बिल्कुल, इसलिए वो सुना रहा बिल्कुल। हूँ। उन्वान है जीवन लम्स। मेरे हाथों से तेरे हाथ का वो लम्स आखिर क्यों नहीं जाता, वाह, मेरे हाथों से तेरे हाथ का वो लम्स आखिर क्यों नहीं जाता, मैं अपनी उंगलियों की पोरों को कैसे तसल्ली दूं कि जो अब भी लरसती हैं उसी एक लम्स को महसूस करके, और मैं तुम ही कहो खुद से बगावत और अब कितनी करूं, मैं थक गया हूं बेसकूनी के समंदर में कहां तक और उतरूं, बहुत अच्छे, बेयकीनी की फिजा में और कितना फड़फड़ाऊं मैं, बहुत अच्छे, मेरी सब कोशिशें बेकार जाती हैं, मेरे ये हाथ अब मेरे नहीं अब ये तुम्हारे हैं, वाह, बहुत अच्छे, तुम्हारी जात से कट कर गिरे हिस्से कहां तक अब संभालूं मैं, वाह, मेरी ये उंगलियां उस कूंज की माने लरसती हैं वाह, वाह, जिसे अपनी कतारों का निशान कोई नहीं मिलता, वाह, मगर वो जिंदगी की आखिरी लम्हे से पहले तक कतारें ढूंढती है, बहुत खूब, बहुत खूब, और अब ये हाथ सच्ची सच्ची, थक गए हैं, वाह, ढूंढने के मरहलों का अंत इनके सामने है, वाह, वाह, मैं तुम्हें ये तो नहीं कहता कि आओ और ले जाओ इन्हें, वाह, लेकिन मुझे कुछ पूछना है, बहुत अच्छे, लेकिन मुझे कुछ पूछना है, बस मुझे
इतना बता दो कि तुम्हारे हाथ क्या तुमसे नहीं लड़ते? बहुत अच्छे। उन्हें तुम क्या तसल्ली दे के बहलाती हो? बस इतना बता दो। बहुत अच्छे। हाँ, मुझे इतना बता। बहुत अच्छे। वाह ताहिर, आपने तो ऐसा एक समा पैदा कर दिया कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे और मज़ीद शायरी सुनूं, लेकिन चूँकि हमें कोशिश ये करनी है नाजरीन कि हम ना सिर्फ इनसे सीरियस शायरी सुने, चूँकि इनके एक ऐसा मुनफरद मकाम है जो कि मैं समझती हूँ कि शायरी में और भी बहुत से लोगों ने ऐसा किया। हमारे जितने भी हमारे तसनीफ़ के से मुतालिक लोग रहे, उन्होंने अपने पैगाम को तंज़ो मिज़ाह में हमेशा पेश करने की कोशिश भी की, जिसमें आपको पता है हमारे असातिज़ा में नसर में अगर हम नाम लें तो जश्म अली आबादी और उसके बाद इब्ने इंशा, और अगर हम अकबर अल आबादी को अगर हम भूल नहीं सकते। और मज़ीद तो आप इसके बारे में हमें बताएं कि आपने क्या नसर में भी मज़ाहिया शायरी को अपना मैदान मारा कि नहीं मारा? इसमें देखिए, मैं बता रहा था कि संजीदा जो था, संजीदा शायरी में एक और चीज़, उससे पहले मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा जो मैंने नज़्म कही थी बुनियादी तौर पे पेशावर के बच्चों के लिए, लेकिन तो आजकल जो कश्मीर के हवाले से जो जुल्म हो रहा है, अभी चंद दिन पहले भी उसके पस मंज़र में भी उस नज़्म को देखा जा सकता है। सो उस नज़्म के बाद फिर मैं आपको अपने मज़ाह के हवाले से जो पहलू हैं जो पढ़ते हैं उन पे बात करूँ तो वो ज़्यादा मुनासिब हो जाएगा। कि संजीदगी की आमतौर पर ये तस्वुर किया जाता है, ये मैं क्यों सुनाना चाह रहा हूँ, दो उसके हवाले हैं। नहीं वो तो हम आपसे ज़रूर सुनेंगे, लेकिन मज़ाह की बात शुरू करने के बाद वो फिर वो नज़्म नहीं मैं सुनाऊंगा, मैं इसलिए उसको पलटा रहा हूँ कि देखिए दो बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो ये कि शायर के बारे में एक तस्वुर किया जाता है कि जो मज़ाह लिख रहा है ना, वो शायद संजीदा मौज़ूआत को अपने अंदर समेट नहीं सकता। ये राय गलत है। बिल्कुल, वो अपनी मर्जी से उस रास्ते को चुन रहा होता है जो मुश्किल रास्ता है। यकीन कीजिए, किसी को हंसाना आसान काम नहीं है। ये इस दुनिया का बहुत मुश्किल काम है, रुलाना बहुत आसान है। हस्बे हाल में भी अगर मैं कुछ लिख रहा होता हूँ तो मेरे जहन में एक ही मुद्दा होता है, मैं इबादत समझ के लिख रहा होता हूँ कि किसी को आज के अहद में जो इतनी मुश्किलात का, परेशानियों का अहद है, उसमें आप किसी को हंसा रहे हो, यार इससे बढ़कर इबादत क्या है? इंसानियत की खिदमत क्या है? कोई टॉनिक ऐसा नहीं बना जो आपको हंसा दे। बिल्कुल। तो उस संजीदा नज़्म की जानिब आता हूँ ताकि संजीदगी का एक जो मुख्तलिफ पहलू है ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ मोहब्बत के मौजू का शायर नहीं हूँ। इसलिए भी ये नज़्म मैं साथ मेरे ख्याल में मैंने इतने मौजूआत पे नज़में कही हैं, मैंने मुआशरती मौजूआत पे नज़में कही हैं, मैंने अजब बेचैनियों के खौल में इंसान रहता है, जहाँ रहमान रहता है वहीं शैतान रहता है। बिल्कुल। तो देखिए मुख्तलिफ मौजूआत पे बात की। इसके साथ साथ मैंने जो अब ये जिस नज़्म की जाने मैंने बाप के हवाले से नज़में कही हैं। बिल्कुल। मैंने वो मैं आपसे बात पूछती हूँ क्योंकि ये इनका बड़ा मुनफरिद काम है जो मैं समझती हूँ। मौजूआत के हवाले से नज़में कही हैं, तो वो नज़्म जो है वो मैं आपकी एक नज़र करना चाहूँगा। 1.5 साल कबल ये जब सानेहा हुआ तो ये लगभग 1.5 साल कबल, जी बिल्कुल, ये नज़्म मैंने कही थी कि सुनो अम्मा तुम अक्सर डांटती थी ना, सुनो अम्मा तुम अक्सर डांटती थी ना, मेरा सब नाश्ता वैसे का वैसे लौट आता है, तुम्हारा लाडला कुछ भी ना खाता है। मेरा सब नाश्ता वैसे का वैसे लौट आता है, तुम्हारा लाडला कुछ भी ना खाता है। टिफिन मेरा कभी खाली नहीं होता, हमेशा खेलने को भूख से करता हूँ समझौता। हमेशा चेक किया करती थी तुम जो ही मैं घर आता। तुम अक्सर रूठ जाती थी कि मैं स्कूल में कुछ भी नहीं खाता, मगर अम्मा तुम इसको आज देखो चेक नहीं करना। मगर अम्मा तुम इसको आज देखो चेक नहीं करना, मेरी गलती नहीं इसमें कि मैंने कुछ नहीं खाया, मैं कुछ खा ही नहीं पाया। मुझे खुराक जो बनना था सब उन गोलियों की जो मेरे हिस्से में आई थी। सुनो अम्मा तुम्हें यह भी गिला रहता कि मैं अपने स्वेटर कोट और मफलर की भी परवाह नहीं करता, मैं सर्दी से जरा सा भी नहीं डरता। तुम अपने हाथ से बुनकर मुझे खुद हाथ से पहना के दम लेती, मुझे समझा के दम लेती। सुनो वो अधबुना मेरा स्वेटर रोक देना तुम, मुझे अब उस स्वेटर की कोई हाजत नहीं है माँ, कफन को कोट मफलर की ज़रूरत ही नहीं है माँ। मुझे मालूम है इनकार की आदत तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मगर अम्मा यकीन मानो मनो मिट्टी तले सर्दी नहीं लगती। मेरे बस्ते में सारी कॉपियों पे अद लिखे लफ्ज़ों के मानी ढूंढना अम्मा,
कि मैं उनको मुकम्मल कर नहीं पाया। मुझे तुम ये कहा करती कि देखो ध्यान से, पानी का कतरा कॉपियों पे गिर गया तो लफ्ज़ सारे फैल जाएंगे। बहुत अच्छा। मगर ये खून के छींटे मेरे लफ्ज़ों को रोशन कर रहे हैं माँ, मेरी धरती को कुंदन कर रहे हैं माँ। सुनो अम्मा, मेरी इन कॉपियों को थाम कर हरगिज़ ना तुम रोना, वगरना लफ्ज़ सारे फैल जाएंगे। मेरी इन कॉपियों को थामते कुछ हौसला रखना, तुम अपनी आँख और इन कॉपियों में फासला रखना। वाह। मुझे एक बात बतलाओ, मुझे तुम झूठ कहती थी वाह। कि मैं नन्हा फरिश्ता हूँ? फरिश्तों से तो कोई यूं नहीं करता। बहुत अच्छा। फरिश्ते मारने वालों का अम्मा दिल नहीं फटता, कि इन इंसानियत के कातिलों का दिल नहीं भरता। मुझे मालूम है अम्मा, मेरा नन्हा सा दिल चाहे धड़कना छोड़ बैठा है, मगर तुम धड़कने सब सुन रही हो माँ। मैं ये भी जानता हूं कि मनो मिट्टी तले चाहे गया हूं मैं, मगर तुम मर गई हो माँ। बहुत अच्छा। मुझे मालूम है सब कुछ तुम अपना खो चुकी हो माँ, तुम अपनी लाश पे खुद रो चुकी हो माँ। मगर अम्मा यकीन रखना, लहू मेरा बहारें खींच लाएगा। मगर अम्मा यकीन रखना, लहू मेरा बहारें खींच लाएगा, मेरी धरती का जौबन लौट आएगा। बहुत अच्छा। ये धरती भी तो माँ है, क्या जरूरी है हमेशा वालदा कुर्बान हो बच्चों पे? ये धरती भी तो माँ है, क्या जरूरी है हमेशा वालदा कुर्बान हो बच्चों पे? मैंने इस रवायत को बदल डाला है अब के माँ, वाह। यहाँ औलाद धरती माँ की खातिर हो गई कुर्बान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।